जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो सेशन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोगों ने पिछले क्लासेस मिस कर दी थी उनके लिए ये सेशन रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमें जो पढ़ना है स्टूडेंट वो है आपका सी प्लस प्लस। जो हमें क्या पढ़ना है? सी प्लस प्लस पढ़ना है। अब इस सी प्लस प्लस पढ़ने से पहले हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये जानना जरूरी है स्टूडेंट। अब सी प्लस प्लस हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें सी लैंग्वेज को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सी को रिवाइज कराता हूँ स्टूडेंट, और साथ साथ इस सेशन में हम जो सिलेबस हमें डिस्कशन करना है, जो सिलेबस हमें पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें जो है सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। तो सिलेबस में जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, जो आपका सिलेबस है जहाँ पे जो 3 यूनिट है, आपके जो 3 यूनिट है बेसिकली डिवाइडेड है सी प्लस प्लस के लिए। किसके लिए है? सी प्लस प्लस के लिए। और जो बाकी के 2 यूनिट हैं आपके, वो किसके लिए है? आपके डीएस के लिए है, डेटा स्ट्रक्चर के लिए। तो जो जो आपको जो कॉन्सेप्ट है जो पढ़ना है वो है आपका उप्स विद डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के साथ उप्स को भी जानना होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं सी लैंग्वेज के बारे में आपको समझाता हूँ, भाई सी लैंग्वेज होता क्या है, ये डिस्कशन करते हैं हम। जब सी लैंग्वेज की हमने बात कही थी तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया था इसका कि सी लैंग्वेज जो है आपका एक प्रकार का जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है स्टूडेंट? जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो लैंग्वेज हम सीखते हैं वो होता है आपका जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। उसी प्रकार सी प्लस प्लस भी एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत हम मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ जो सी 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 लैंग्वेज की हम बात करते हैं, इसका जो सबसे पहला जो आविष्कार किया गया था, डेवलप किया गया था, डेनिस रिची नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? डेनिस रिची नाम के वैज्ञानिक ने किया था 1970 में। और जो कहाँ पे किया था? एटीएन टी की बेल लेबोरेटरी में। एटीएन टी की बेल लेबोरेटरी में इन्होंने इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, इसके पहले जो लैंग्वेज आया, इसके पहले जो लैंग्वेज था स्टूडेंट, इसके पहले जो लैंग्वेज आया वो कौन कौन से लैंग्वेज थे? अब मैं आपसे इसको भी बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई सी लैंग्वेज से पहले कौन कौन से लैंग्वेज आए। अब सी लैंग्वेज से पहले जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेजेस है आपके कोबोल, पास्कल, बेसिक, कोबोल, पास्कल, बेसिक, फॉर्ट्रॉन। ये सारे जो लैंग्वेज थे स्टूडेंट, ये पहले की लैंग्वेज थी। ठीक है, फॉर्ट्रॉन लैंग्वेज। अब ये सारे जो लैंग्वेज की गिनती होती है किस लैंग्वेज के अंतर्गत आता है? ये किस पैराडिग्म के अंतर्गत आता है? आपके प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इसको भी याद रखना है हमें स्टूडेंट। ठीक है, ये पहले की लैंग्वेज थी। उसके बाद जो लैंग्वेज आया, अच्छा एक चीज और इसमें मेंशन करना चाहूंगा, एक बी लैंग्वेज भी आया। अब बी लैंग्वेज के बाद इसका नाम दिया गया सी लैंग्वेज। अब इसकी बात हो गई। अब जो आगे है, आगे जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट वो ये है कि भाई सी लैंग्वेज तो हमने पता चल गया, भाई सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पता चल गया हमें। अब सी के अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, क्या क्या चीजें हमें रिवाइज मोड में लाना है जिससे मैं सी प्लस प्लस को बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, ये हमें जानना होगा स्टूडेंट। अब जो सी लैंग्वेज की हमने बात कही स्टूडेंट, अब सी लैंग्वेज में हमने क्या क्या पढ़ा आपको ये भी पता होना चाहिए। एक सामान्य सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एक सामान्य एक निजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एक सामान्य सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैं सी लैंग्वेज का यूज करता हूँ। और एक प्रकार का ये मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है स्टूडेंट। मिडिल लेवल लैंग्वेज मतलब ये जो लैंग्वेज होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बाद कार्य करेगा, जिसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज कहता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो दोनों के मध्य कार्य करे उसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज कहता हूँ। अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, सी प्लस प्लस को भी मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ही रखा गया है। इसके अंतर्गत मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है, जो पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड है? ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट। इसलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा गया है। अब सी लैंग्वेज की हमने बात की तो सी लैंग्वेज का जो अप्रोच होता है वो होता है टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, लेकिन जो सी प्लस प्लस होता है आपके बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगा। हमेशा इसका जो एग्जीक्यूशन होता है हमेशा किससे होता है? मेन फंक्शन से होता है स्टूडेंट। कहाँ से एग्जीक्यूशन होगा? मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। मतलब इस प्रकार किस प्रकार का अप्रोच फॉलो कर रहा है? टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है, ये हमने देखा अभी। अब अब जो चीजें बात होती है इसके स्ट्रक्चर की, भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? भाई सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा इस सी लैंग्वेज का? सी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो ऊपर में सबसे मेंशन होता है वो कमेंट लाइन का होता है। फिर आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन के बाद आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? डेफिनेशंस होते हैं, डेफिनेशन सेक्शन होते हैं। डेफिनेशन सेक्शन के बाद आपके क्या होते हैं? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन के बाद आपका मेन सेक्शन होता है। मेन सेक्शन के बाद आपका जो भी डिक्लेरेशन होगा
वेरिएबल डिक्लेरेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन आप इस स्कोप के अंदर करते हैं। साथ साथ आप फंक्शन का डिक्लेरेशन भी यहाँ पे करते हैं, जिसमें सब प्रोग्राम सेक्शन कहता हूँ। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसे जिसे हमें अपने आप में समझना होगा, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज का, तो ये स्ट्रक्चर बहुत काम के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सी लैंग्वेज की हमने बात कही है, सी लैंग्वेज की हमने बात की, जो एक प्रकार का जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई भी बिगिनर होता है, कोई भी अगर बिगिनर होता है, कहा गया है कि स्टूडेंट जो भी कोई भी बिगिनर होता है उसे सी लैंग्वेज सीखना जरूरी होता है, जिससे वो आगे सी प्लस प्लस को अगर सीखना चाहे तो उसे आसानी होती है। आसानी होती है बात हो रही स्टूडेंट, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आप सी लैंग्वेज सीखो, आप सी प्लस प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझना है तो आप सी प्लस प्लस को आसानी से पढ़ सकते हो। किसके जरिए? सी लैंग्वेज के, क्योंकि सी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप सी प्लस प्लस यूज करते हो। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो सी है वो सब सेट है किसका? सी प्लस प्लस का। मतलब हम कह सकते हैं भाई सी प्लस प्लस जो है सुपर सेट है किसका? सी लैंग्वेज का। अब जो चीजें हमने पढ़ी है इसमें, जो चीजें हमने पढ़ी, हमने कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मतलब जहाँ पे 32 कीवर्ड्स होते हैं। हमने डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टूडेंट, जहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, एम्प्टी डेटा टाइप्स होते हैं। ये डेटा टाइप्स हमने पढ़े हैं। हमने आइडेंटिफायर पढ़ा है। हमने जब कोई डिक्लेरेशन करना होता है वेरिएबल, फंक्शंस या एरे, वो आपका क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर्स कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है? जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। इन दोनों के रूल्स हैं, रूल्स भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं भाई कि क्या क्या रूल्स बताया गया कि भाई वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कहाँ से वेरिएबल आपका स्टार्ट होता है, इन चीजों के बारे में याद रखना होता है। साथ साथ अब जो बात होती है आगे की, कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे मैं कांस्टेंट कहता हूँ, ये याद रखना है हमें। अब इसके बाद क्या याद रखना है? ऑपरेटर, ये पढ़ा है आप लोगों ने। ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, जो डेटा के मध्य ऑपरेट करे उसके ऑपरेटर कहता हूं। और दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर होता है, एक आपका बाइनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर मतलब जहां पे सिंगल ऑपरेंड की बात होगी, और बाइनरी ऑपरेटर मतलब जहां पे डबल ऑपरेंड की बात होगी स्टूडेंट। तो ऑपरेटर भी बहुत सारे हैं आपके सी लैंग्वेज में, और ये सारे ऑपरेटर आपके सी प्लस में भी यूज किए जाते हैं। और साथ साथ कुछ नए ऑपरेटर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपको 32 कीवर्ड्स आपके सी लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब 32 कीवर्ड्स के अलावा भी सी प्लस में जो भी आगे कीवर्ड्स यूज होगा, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक, क्लास, फ्रेंड, इनलाइन, ये सारे कीवर्ड्स आपको सी प्लस में देखने को मिलेंगे, जो नए कीवर्ड्स हैं। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट, बिटवाइज, कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर हैं जो आप सी लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा है। और ये सारे ऑपरेटर आप किस में पढ़ोगे? सी प्लस प्लस में। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सी लैंग्वेज में देखा है वो सारे कॉन्सेप्ट आप सी प्लस प्लस में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो कॉन्सेप्ट मैं आगे बताने वाला हूं, अब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अभी तक आपके सी प्लस प्लस में, वो आगे मैं डिस्कस करता हूं। जो सी लैंग्वेज की अगर हमने बात कही है स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की अगर हमने बात कही है, तो हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑपरेटर के बाद, कंट्रोल स्टेटमेंट, या जिसे मैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहता हूं। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है याद रखिएगा। इफ, इफ एल्स, इफ, इफ एल्स, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, ये सारे आपके डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, या जिसे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट कहता हूं, जो चीजें होती है कंडीशंस के बेस पे होती है। एक हमने पढ़ा है लूपिंग स्टेटमेंट। अब लूपिंग स्टेटमेंट में हमने तीन तरह के लूप देखे हैं, एक फॉर लूप, एक व्हाइल लूप, एक डू व्हाइल लूप। अब इन तीनों की बात करें तो तीनों जो है, सबसे पहले तो कीवर्ड है। तो फॉर लूप की जब भी बात होती है, व्हाइल लूप की जब भी बात होगी, या डू व्हाइल लूप की जब भी बात होगी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें यही तीन चीजें याद रखनी है। जब इसका इनिशियलाइजेशन करना हो, ठीक है, जब किसी प्रकार का इंक्रीमेंटेशन करना हो, या किसी प्रकार का कंडीशन देना हो, तो ये चीजें किसमें अप्लाई होती है? लूपिंग स्टेटमेंट में अप्लाई होती है। मतलब जब किसी स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट कराना है, कंटिन्यूअसली रिपीट कराना है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है, तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, एरे देखा था कि भाई एरे क्या होता है। एक समान डेटा आइटम के कलेक्शन को मैं एरे कहता हूँ। ठीक है, मतलब इसकी साइज जो होती है फिक्स होती है, और इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 0 होती है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, या जिसे हम इंडेक्स वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है? 0 होती है। अब हमने जो एरे में पढ़ा हुआ है, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, और एक हमने पढ़ा है 3 डायमेंशनल अरे, या जिसे मैं मल्टी डायमेंशनल अरे भी कहता हूँ। 1 डायमेंशनल अरे में एक सबस्क्रिप्ट पास होता है, 2 डायमेंशनल अरे में 2 सबस्क्रिप्ट पास होगा। अब जब मल्टी डायमेंशनल की बात करूंगा तो वहां पे 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर पास किए जाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने कहा देखा था? एरे में देखा था स्टूडेंट।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने रीड किया था, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका स्ट्रिंग का। भाई स्ट्रिंग होता क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर, करेक्टर के कॉम्बिनेशन को मैं क्या कहता हूं? स्ट्रिंग कहता हूं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर को मैं स्ट्रिंग कहता हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखनी स्ट्रिंग में, भाई स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन भी होते हैं। अब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को बनाने लिखने के लिए, अपने प्रोग्राम में बनाने के लिए मुझे स्ट्रिंग.h हेडर फाइल का उपयोग करना होता है। ठीक है, तो अब ये string.h हेडर फाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? जब मुझे किसी स्ट्रिंग को, अच्छा एक चीज और याद रखना है हमें कि भाई जो भी स्ट्रिंग होगा वो डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, और जो करेक्टर होता है आपके सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। ये भी बातें याद रखनी स्टूडेंट हमें। तो जब भी स्ट्रिंग की बात होगी जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर कहता हूं, अब जो string.h हेडर फाइल है ये अपने हम प्रोग्राम में इंक्लूड इसलिए कराते हैं जब हम डिफरेंट फंक्शन, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज करते हैं, जैसे strcmp, str रिवर्स, strcat, strcat, ठीक है, strlen, ये सारे फंक्शन हैं जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग के कंपैरिजन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स में ला सकते हो, स्ट्रिंग को आप जोड़ सकते हो, साथ साथ स्ट्रिंग की लेंथ को भी जान सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट ये फंक्शनैलिटी होती है स्ट्रिंग की, ये हमने देखा था। अब स्ट्रिंग के बाद हमने देखा था फंक्शन, ये फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को मैं फंक्शन कहता हूँ। अब फंक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। अब फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? फंक्शन, अब चलिए मैं एक नेक्स्ट पेज में आपको लेके चलता हूँ जिससे मैं आपको और अच्छे से उसे समझा सकूं। ठीक है, फंक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ी? भाई फंक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है कि कभी जब कभी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, टफ होते हैं, हमें लिखने में दिक्कतें होती है। अब उस कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को मुझे क्या करना है? छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देना है। अब छोटे मॉड्यूल्स मैंने जो डिवाइड किया, अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसे आसानी से मैं समझ सकता हूँ, उसे आसानी से मैं समझ गया। अब आसानी से समझने के लिए, मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करना है, तो मैं फंक्शनल कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। अब दो तरह के फंक्शंस होते हैं स्टूडेंट, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है। एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अब जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, लाइब्रेरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, मतलब पहले से प्री डिफाइंड है। मतलब जो एक आरसीसी कमेटी थी, आरसीसी जो कमेटी थी उनके द्वारा ये डिफाइन किया गया है, इसे हमने नहीं डिफाइन किया है, ये हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। आरसीसी का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन की हम बात करते हैं, जैसे आपका लाइब्रेरी फंक्शन, जैसे stdio.h, conio.h, string.h, math.h, ये सारे आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है, हमें सिर्फ प्रोग्राम में उसे इंक्लूड कराना होता है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो यूजर खुद डिफाइन करेगा, यूजर अपने हिसाब से जो मेथड डिफाइन करे उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहूंगा। मतलब यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज डिफाइन की जाती है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। ये देखा हमने। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था फंक्शन कॉलिंग। हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट? फंक्शन कॉलिंग पढ़ा था। अब भाई फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रीवियसली जो हमने डन किया है कि भाई इस वाले पेज में कि जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन अगर हमें प्रोग्राम में बनाना है तो तीन हिस्से होते हैं फंक्शंस के। पहला होता है फंक्शन का डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन की कॉलिंग, एंड थर्ड वन इज फंक्शन का डेफिनेशन। तो ये तीन चीजें आप याद रखिएगा। अब जो फंक्शन कॉलिंग होते हैं, फंक्शन कॉलिंग में दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है आपका फंक्शन, माफ कीजिएगा, एक होता है आपका कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, और एक होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस। एक क्या होता है आपका? कॉल बाय रेफरेंस। दो चीजें होती हैं। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे? जो वैल्यू के थ्रू पास हो, वैल्यू के थ्रू कॉल हो, वो कॉल बाय वैल्यू, और जो एड्रेस, एड्रेस के थ्रू पास हो वो कॉल बाय रेफरेंस। जहाँ पे पॉइंटर का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है स्टूडेंट, जहाँ पे पॉइंटर की भी हेल्प ली जाती है। अच्छा इसमें जो प्रोग्राम्स है, स्वैपिंग ऑफ नंबर्स का प्रोग्राम बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, जिसकी जहाँ पे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को हम बता सकते हैं। तो ये तो बात होगी फंक्शंस की। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी फंक्शन की। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक था जो हमने पढ़ा था सी लैंग्वेज में, वो था आपका स्ट्रक्चर और यूनियन। कि स्ट्रक्चर और यूनियन होता क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन होते क्या है। तो स्ट्रक्चर यूनियन की अगर हम बात करें, हम एक डिफिनेशन को लेकर चले कि भाई स्ट्रक्चर, हमने एरे पढ़ा है, एरे क्या होता है? एक समान डेटा आइटम कलेक्शन होता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर और यूनियन की बात करेंगे, जो एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है स्टूडेंट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो हम जब स्ट्रक्चर और यूनियन की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर यूनियन क्या है? आपका एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जब हमें डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स को स्टोर कराना है, डिफरेंट टाइप्स मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, कुछ भी हो सकता है, तब हम स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
और सबका अलग अलग साइज है, मेमोरी में एलोकेट होगा, वो आपका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनियन की, यूनियन में जब भी हम बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के आप डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे वेरिएबल के साथ, तो जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होगा उसी के हिसाब से वो मेमोरी एलोकेट करता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है आपके स्ट्रक्चर और यूनियन में। तो जब स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर के लिए जो कीवर्ड यूज होता है, हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर के लिए जो कीवर्ड होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका स्ट्रक्ट। क्या होता है आपका? स्ट्रक्ट होता है। अब यूनियन के लिए जो कीवर्ड होता है आपका यूनियन ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमने लास्ट सेशन में जो किया था वो है आपका फाइल हैंडलिंग, कि भाई फाइल हैंडलिंग क्या होते हैं, या हम कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है, मतलब डेटा को रीड करना है, राइट करना है, ओपन करना है, क्लोज करना है। ठीक है, फाइल के एंड पोजीशन तक पहुंचना है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन बनाए गए हैं, ऐप ओपन, ऐप रीड, ऐप क्लोज, ऐप रीड, ऐप राइट। अब ये दो चीजों में होती है, ये टेक्स्ट में भी अप्लाई की जाती है और एक बाइनरी फॉर्मेट में भी अप्लाई की जाती है। तो वहां पे क्या किया जाता है, फाइल की डेटा को रीड करना, राइट करना, मतलब डिफरेंट टाइप्स की फाइल के डिफरेंट टाइप्स की फाइल को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, आपका फाइल हैंडलिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट जी, बिल्कुल। अब ये तो बात हो गया हमारी सी लैंग्वेज की, ये किसकी बात होगी, आपकी सी लैंग्वेज की बात होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं जो चीजें बताने वाला हूँ वो आपके सिलेबस के बारे में है। ये तो पूरा सिनारियो रह गया आपका, सिनारियो किसका रह गया कि भाई सी लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको रिवाइंड कराया कि भाई आपने क्या क्या चीजें पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब जब मैं बात करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मेरे ये सीवर क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है स्टूडेंट। ठीक है, अब सिलेबस की अगर हम बात करें, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है कि भाई हम सिलेबस को पढ़ें। भाई हमें सबसे मेन मोटो क्या होता है, सिलेबस। हम सिलेबस की मदद से ही हम सारे टॉपिक कवर करते हैं। तो मेन मेन एम क्या होता है हमारा, सिलेबस ही होता है। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूनिट है आपका जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है आपके उप्स के, और साथ साथ कुछ कुछ लैंग्वेजेस के बारे में भी बताया गया यहाँ पे, जैसे आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बारे में एक डिफरेंस बताया गया है स्टूडेंट, जहाँ मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी भाई प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता क्या है। जैसे आपके सी लैंग्वेज हो गए वो प्रोसीजर के अंतर्गत आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो आपका सी प्लस प्लस वो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। सी के अलावा भी आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पास्कल हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, बेसिक, पास्कल, कोबोल, एल्गोल, फॉर्ट्रॉन, ये सारे आपके प्रोसीजर हैं। जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म की बात करूंगा तो वहां पे बात होती है ऑब्जेक्ट की, जहां पे आपका सी प्लस प्लस, जावा, एडवांस जावा, पीएचपी, ये सारे आपके इस पैराडिग्म के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उप्स, मतलब उप्स की क्या क्या विशेषताएं होती है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका यहीं से पढ़ना है, जो आपका सिलेबस में है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, जैसे ऑब्जेक्ट, क्लास, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, रीयूजएबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ओवरलोडिंग, स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, बेनिफिट्स ऑफ उप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ उप्स। ये सारा डिस्कशन हमें यूनिट 1 में करना है भाई, कि क्या क्या उप्स की विशेषताएं हैं, कॉन्सेप्ट में क्या क्या उसके फीचर्स हैं, साथ साथ बेनिफिट्स क्या क्या उनके लाभ हैं, और साथ साथ हम उनके अनुप्रयोग के बारे में भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर यूनिट में। अब ये तो यूनिट 1 हो गया। अब यूनिट 2 में, पहला वाला तो आपका पूरा थ्योरेटिकल था, लेकिन यूनिट 2 में जब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस की बेसिक की बात करेंगे कि भाई उस सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या होता है, कमेंट्स। अच्छा, कमेंट जैसे हम सी लैंग्वेज में देते हैं सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, दो ही कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ भी दो ही कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, जो ऑप्शनल होता है। डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। टोकन्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल का स्कोप देखेंगे, मॉडिफायर टाइप्स, स्टोरेज क्लास क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। मैंने कहा जो ऑपरेटर्स जो हम पढ़ चुके हैं वो भी देखेंगे, साथ साथ कुछ नए ऑपरेटर्स की बात होगी। एरे की हम बात करेंगे, स्ट्रिंग की बात करेंगे स्टूडेंट, पॉइंटर, रेफरेंस, डेट एंड टाइम कैसे प्राप्त किया जाता है ये देखेंगे। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, मतलब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट जैसे मैंने आपसे, जैसे हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होता है आपके प्रिंट टैप और स्कैनर। प्रिंट टैप और स्कैनर, प्रिंट टैप की मदद से आप क्या करते हैं, चीजों को डिस्प्ले कराते हैं, और जब स्कैनर की बात होती है तो किसके लिए होती है, इनपुट्स के लिए। उसी प्रकार आपके सी प्लस उसमें एक होता है आपका सी आउट और एक होता है आपका सी इन। सी आउट और सी इन, ये दोनों आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के अंतर्गत यूज होते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज में, जो बेसिकली आप यूज करते हो अपने प्रोग्राम बनाने के लिए, वो है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और हेडर फाइल,
एक होता है आपका कोनियो डॉट हेडर फाइल। उसी प्रकार सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें, सी प्लस प्लस जो होता है आपका आयो स्ट्रीम डॉट है, तो पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड है? स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होता है फ्लो ऑफ बाइट्स, फ्लो ऑफ बाइट्स, तो बाइट्स के ऊपर ही पूरा बेस्ड है जहाँ बाइट्स के फ्लो को समझाया गया है। ठीक है, नेम स्पेस पढ़ेंगे। नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस मतलब एक बड़े प्रोग्राम की बात होती है, बड़े प्रोजेक्ट की बात आती है, जब डिफरेंट डेवलपर वहां पे काम कर रहे होते हैं तो किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना आए, इसलिए नेम स्पेस का हम यूज करते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे। टाइप कास्टिंग मतलब टाइप कन्वर्जन की बात होती है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्जन किया जाएगा, तो यहाँ पे दो तरह के कन्वर्जन देखेंगे हम। एक होता है आपका एक होता है आपका इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक होता है आपका एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है कंपाइलर की मदद से, लेकिन जब हम एक्सप्लिसिट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें कास्ट टाइप ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है कंट्रोल स्टेटमेंट, तो वहां पे हम इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट और डिफरेंट टाइप्स की लूपिंग स्टेटमेंट है, फॉर, वाइल और डू वाइल, ये पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है आपका यूनिट नंबर 3 है। अब यहाँ पे जो आपने उक्स की विशेषताएं पढ़ी है, और ये सारा विशेषताएं आप डीपली में पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिट नंबर 3 में, और साथ साथ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे प्रोग्राम्स और उनकी थ्योरी नोट्स हम यहीं से देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिक है, जो उप्स के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। दिखने में छोटा लग रहा होगा स्टूडेंट ये यूनिट नंबर 3, लेकिन बहुत बड़ा यूनिट है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग अलग सेशन के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो आपके बेहतरीन के लिए है, तो आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो आप यूनिट 1 में आप सीखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, नेटिव्स, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ये कॉन्सेप्ट आप पहले से थोड़ा थोड़ा जान ले रहेंगे, तो आप यूनिट 3 में उससे मदद मिलेगी। अब यहाँ तक तो पूरा तरह से कॉन्सेप्ट था आपका सी प्लस प्लस का। ठीक है, अब जो बात होती है नेक्स्ट जो यूनिट की, यूनिट नंबर 4, जहां पे हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि भाई डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो यहाँ पे दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक लीनियर, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर मतलब जहाँ पे सिक्वेंसली जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो लीनियर कहलाता है। जहाँ पे नॉन लीनियर की बात करेंगे, जैसे ट्री और ग्राफ, ट्री और ग्राफ आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की, कि डेटा स्ट्रक्चर में कितने टाइप्स के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जैसे आपका एरे हो गया, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्या क्या अनुप्रयोग है स्टैक के, ये देखेंगे। और साथ साथ क्यू के बारे में समझेंगे कि भाई प्रायोरिटी क्यू क्या होता है और डी क्यू क्या होता है। ठीक है, साथ साथ जो ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जैसे आप बीएससी सीएस अभी कर रहे हैं, या आप बीसीए कर रहे हैं, या पीजीडीसीए कर रहे हैं, तो आपको ये जब आगे आप एमएससी करेंगे, एमएससी सीएस करेंगे, या एमएससी आईटी करेंगे, या एमसीए करेंगे, तो ये सारा सिलेबस आपको काम आने वाला है। जो भी आप नोट्स बनाएंगे वो सारा नोट्स काम आने वाला है। जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा क्लास के एंड में, वो सारे नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में हम ये चीजें पढ़ेंगे। साथ साथ यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर जो 5 जो आपका लास्ट यूनिट है, यहाँ पे बात करेंगे ट्री की, कि भाई डिफरेंट टाइप्स के ट्री होते हैं जो आपके नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। साथ साथ हम ट्रिवर्सल भी पढ़ेंगे, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ेंगे, भाई क्या क्या ऑपरेशंस भी होते हैं, ये भी डिस्कशन करेंगे। सॉर्टिंग मेथड के बारे में भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। डिफरेंट टाइप के सॉर्टिंग मेथड है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी सॉर्टिंग मेथड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो था स्टूडेंट, ये जो पूरा सिनेरियो था यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। ठीक है, बेसिक से लेकर हम पूरा उसके डिपली मोड तक पूरा जाएंगे। और जो लास्ट में जो सिलेबस है, सिलेबस के एंड में आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी मदद से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा आपकी इंट्रेंस एग्जाम हो गया आप लोगों के, या आपके कॉलेज एग्जाम हो गया, उसके लिए वो काम आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये जो वीडियो लेक्चर है, ये आप लोग के लिए प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर हुई होगी, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 से, तो वहाँ पे आपका और पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम बात करते हैं सिलेबस कंप्लीशन की, सिलेबस कंप्लीशन के लिए आप लोग का एक भागीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें समझना होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी क्लास से बस इतना ही, बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तभी के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।